नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राधा कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नरक का गुलाम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बल्लभगढ़ में गरीबदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। किसान का एक लड़का था, रतन। रतन बहुत सुंदर था। गरीबदास रतन का विवाह किसी बहुत सुंदर कन्या से करना चाहता था। उसने अपने बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां देखी। आखिरकार उसे रामगढ़ के एक जुलाहे घनश्याम की लड़की रूपा बहुत पसंद आई और उसने रूपा के साथ रतन का विवाह कर दिया। विवाह के अवसर पर रूपा के पिता घनश्याम ने गरीबदास से कहा, मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है समधी जी। अरे, आप इतनी सुंदर गुणवती कन्या दे रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है। रूपा बहुत ही सजीव चित्र बनाने में दक्ष थी। उसका बनाई हर चित्र असली प्रतीत होता था। वो बुनाई कढ़ाई में भी निपुण थी। समधे जी, अगर हमारे भाग्य में संपन्नता लिखी है तो आपकी लड़की के हमारे घर पहुंचते ही हमारा भाग्य बदल जाएगा। मगर जैसा गरीबदास ने अपनी समधी से कहा था वैसा ना हुआ, बल्कि उफ, इस बार तो जबरदस्त सूखा पड़ा है। सारी फसल सूख गई। हाँ, खेतों ने इस बार दगा दे दिया, मगर दाल रोटी का प्रबंध करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा बेटे। रतन और गरीबदासी ने ही अपने घर की हालत से रूपा भी कम परेशान नहीं थी। क्या करूं कि घर की परेशानियां दूर हो जाए। अरे, ये चरखा कैसा है? शायद सासू माँ इससे सूत काता करती होगी। उसी रात रूपा ने अपने पति रतन से कहा, सुनो जी, घर में एक चरखा रखा है, तो मुझे रुई और ला दो, तो मैं एक चादर बनाऊंगी। यहाँ घर में खाने के दाने के लाले पड़ रहे हैं और तुझे चादर बनाने की सोच रही है। भला क्या करेंगे हम चादर का? मेरी बनाई चादर तुम बाजार में बेच आना, उससे 4 पैसे मिलेंगे तो परेशानियों के ये दिन आसानी से कट जाएंगे। बात तो तू ठीक कहती है। ठीक है, मैं कल ही कहीं से रुई लाता हूँ। बात रतन के दिमाग में जैसे जम गई और उसने अगले ही दिन रुई का प्रबंध कर दिया। और रुई तो मैं ले आया, मगर अगले महीने रुई के पैसे चुकाने होंगे। भगवान ने चाहा तो ये पैसे हम इसी महीने चुका देंगे। रूपा ने रुई से सूत काता, फिर एक सुंदर सी चादर बुनी। चादर पर उसने बेहद लुभावनी कढ़ाई भी की। फिर ये चादर तुम बेचाओ, मगर अपने गांव गांव के बाजार में इसे मत बेचना। इसे शहर ले जाओ और किसी बड़े आदमी को बेच देना। और यदि वो इसका दाम पूछे तो क्या बताऊं? कह देना खुद ही चादर देखकर दाम लगा लीजिए। बेफिक्र रहो, कोई पैसे वाला इसके कम दाम नहीं लगाएगा। रतन चादर लेकर शहर के बाजार में गया। वहां लोगों ने पटरियां लगा कर रखी थी। पटरियों पर ढेर सारा भांति भांति का सामान था, किंतु रतन के पास तो केवल एक चादर थी। चादर लिए वो एक कोने में खड़ा हो गया और कुछ देर खामोश रहने के बाद, यूं खामोश रहने से तो कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, मुझे जोर जोर से आवाज लगानी चाहिए। और फिर, चादर ले लो चादर, राजा महाराजाओं के घर बिछाई जाने वाली चादर ले लो। रतन की आवाज लगाकर पुकारने का असर हुआ और एक अमीर उसके निकट आया। उसने चादर देखी, फिर, कितने की है ये चादर? मैं क्या कहूँ, आप खुद ही चादर देखकर कीमत लगा लीजिए। चादर तो वाकई राजा महाराजाओं के घर बिछाने लायक है। मैं तुम्हें इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें 15 दिन के अंदर मुझे ऐसी एक चादर और तैयार करके देनी होगी। ठीक है, तैयार करवा दूंगा। और फिर चादर बेचकर रतन खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी रूपा को बताया, 15 दिन बाद एक चादर और देनी है। मैं हफ्ते भर में एक और तैयार कर दूंगी। और फिर रूपा दिन रात चादर तैयार करने में जुट गई। उधर ये चादर तो बड़ी शानदार है, क्यों ना मैं ये महामंत्री जी को भेंट कर दूं। इस चादर पर बने चित्र ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल सजीव हो, एकदम जीते जागते उड़ते पक्षी, तालाब, पेड़ आदि। वाह! आमिर सेठ सरदारी लाल ने वो चादर महामंत्री चतुरसेन को भेंट कर दी। वाह, क्या शानदार चादर है! तुम ऐसी एक चादर और तैयार करवा कर मुझे दो सरदारी लाल, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। चादरों का जोड़ा मैं महाराज को भेंट करूंगा, महाराज खुश हो जाएंगे।
अच्छा हुआ मैंने एक चादर बनवाने के लिए चादर वाले को पहले से ही कह दिया था। ठीक है मंत्री जी, मैं 15 दिन बाद एक चादर और तैयार करवा के दे दूंगा। और फिर 15 दिन बाद रतन ने चादर सेठ सरदारी लाल को दी। तो भाई, तुम्हारी चादर मुझे बहुत पसंद आई, तुम मेरे लिए ऐसी और चादरें तैयार करवा दो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते कहाँ हो? सेठ सरदारी लाल को रतन ने अपने घर का पता एवं नाम सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि चादरें उसकी पत्नी तैयार करती है। फिर वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पहुंचा। तुम्हारे हुनर ने हमारे दिन बदल दिए रूपा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमें चादर की इतनी कीमत मिल जाएगी। सेठ सरदारी लाल ने दूसरी चादर महामंत्री चतुरसेन को दी तो महामंत्री चादरों का जोड़ा बल्लभगढ़ के राजा भानु प्रताप को भेंट कर दिया। वाह, क्या शानदार चादरें हैं! जी करता है कि बनाने वाले कारीगर के हाथ चूम लूं। हम इसे बनाने वाले कारीगर से मिलना चाहेंगे महामंत्री। कहाँ रहता है वो? महामंत्री सेठ सरदारी लाल से रतन एवं उसकी पत्नी द्वारा चादर तैयार किए जाने के बारे में जान चुके थे। महामंत्री ने राजा को रतन और उसकी पत्नी द्वारा चादर तैयार किए जाने के बारे में बताया तो वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी जिसने ये चादर तैयार की है। राजा भानु प्रताप ने जितना सोचा था उतना ही ज्यादा बलवती इच्छा उसके दिल में रूपा को देखने के लिए पैदा हुई और अगले दिन वेश बदलकर वो रतन के यहाँ पहुंचा। रतन उस समय और रुई लाने गया हुआ था। उसके पिता खेत पर गए हुए थे। घर में अकेली रूपा थी। उसने दरवाजा खोला। कहिए। क्या कहूँ, तुम्हें देखकर तो मैं अपना सब कुछ भूल गया हूँ सुंदरी। क्या बकते हैं आप? जानते नहीं मैं शादीशुदा स्त्री हूँ। जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से। और राजा भानु प्रताप को बुरी तरह अपमानित करने के बाद रूपा ने भड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। भड़ाक। रूपा को देखने के बाद राजा भानु प्रताप की नींद हराम हो गई। आह, मामूली किसान रतन की पत्नी, अरे वो तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, मगर कैसे? अगले दिन राजा भानु प्रताप ने महामंत्री चतुरसेन से बातचीत की। हम उस रूप सुंदरी के बिना नहीं रह सकते महामंत्री जी, किंतु महाराज यदि आप उसे जोर जबरदस्ती द्वारा अपना बनाएंगे तो जनता पर बुरा असर पड़ेगा। फिर हम क्या करें? आप ही कोई उपाय सुझाइए। सोचने के लिए मुझे थोड़ी मोहलत दे महाराज। ठीक है, आप 3 दिन में कोई ना कोई ऐसी तरकीब सुझाइए जिससे रतन हमारे रास्ते से हट जाए और हम उसके पत्नी को अपना बना सकें, वरना हम यही समझेंगे कि आप महामंत्री के पद योग्य नहीं हैं। उफ, चादरे महाराज को भेंट करके तो मैंने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। महामंत्री घर पहुंचकर उदास होकर बैठ गए। महामंत्री का घरेलू नौकर हरिया कुछ ही क्षणों बाद उनके लिए पेय लेकर वहां आया। शरबत पीजिए मालिक। ये शरबत नहीं, ये शरबत तुम ही पी लो हरिया। आज हमारा मन बहुत उदास है। क्यों मालिक? गुस्ताखी माफ हो, हमें अपनी परेशानी बताएं, शायद हम परेशानी दूर कर सकें। यह समझ लो कि अब हम ज़्यादा समय तक महामंत्री नहीं रह सकेंगे। ऐसा क्यों मालिक? नौकर बेचारा क्या सलाह देगा, ये सोचकर महामंत्री उसे पूरी बात बताने में कोई हर्ज नहीं समझी। सब कुछ सुनकर हरिया ने महामंत्री से पूछा, ये रतन आदमी कैसा है, क्या करता है? महामंत्री ने हरिया को रतन के बारे में बताया। तो मालिक, मुझे तो नहीं लगता कि ये रतन बहुत चालाक व्यक्ति होगा। क्यों ना आप उसे किसी मुश्किल काम से कहीं भेज दें, ऐसे काम पर जहां से उसका जीवित लौट कर आना असंभव हो। यदि वो मर गया तो उसकी पत्नी महाराज किसी तरह शादी करने की जुगत भिड़ा सकते हैं। वाह, सुझाव तो तुम्हारा अति उत्तम है। अगले दिन महामंत्री ने यही सुझाव राजा भानु प्रताप को दिया। वाह महामंत्री, जवाब नहीं तुम्हारा। क्या उपाय सोचा है? हमें खुद अपने हाथों से कोई गुनाह करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम रतन को डाकू जालिम सिंह को पकड़ कर लाने का काम सौंप देते हैं। फिर क्या था, जैसे कि राजा एवं महामंत्री में योजना बनी, उसके अनुसार रतन को राज दरबार में बुलाया गया। और भाई रतन, हमने सुना तुम बहुत अक्लमंद हो, आपका सेवक है महाराज। अच्छा, तो ठीक है, यदि हम तुम्हें कोई मुश्किल काम सौंपेंगे तो करोगे? कोशिश तो अवश्य करूंगा महाराज। मेरी कोशिश होगी कि आपका दिया हर कार्य पूरा कर सकूं। तो ठीक है,
तुम तो जानते ही हो कि डाकू जालिम सिंह बड़ा चालाक डाकू है। हमारी सेना बहुत कोशिश करने पर भी उसके अड्डों का पता नहीं लगा सकी, उसे गिरफ्तार करने में असमर्थ रही है। हम चाहते हैं कि तुम उसे अपनी अक्ल और सूझबूझ से पकड़कर हमारे सामने पेश करो। मैं हाँ, तुम याद रखो, तुमने खुद ही अभी कहा था कि तुम हमारा दिया हुआ हर कार्य पूरा करोगे। इसलिए डाकू जालिम सिंह को पकड़वाने में असफल रहे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। रतन उस रोज बेहद उदास होकर अपने घर पहुंचा। क्या बात है स्वामी, आज आप बेहद उदास और दुखी दिख रहे हैं। रूपा के बहुत पूछने पर रतन ने कारण बताया। तो क्यों घबराते हैं आप? डाकू जालिम सिंह को पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और फिर रतन की बुद्धिमती पत्नी ने रतन को एक तरकीब बताई। अगले रोज, हाय हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए हम। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ भाई? अरे क्या बताएं, डाकू जालिम सिंह हमारा सब कुछ लूट ले गया। उसके साथ जो अप्सरा सी औरत थी, उसने तो मेरी पत्नी के सारे गहने भी उतरवा लिए। डाकू जालिम सिंह तक भी पहुंची। सरदार बल्लभगढ़ के एक किसान के यहाँ कल रात डाका पड़ गया। क्यों रे सांभा, क्या खबर लाया है रे? और उसका कहना है कि डाकू जालिम सिंह ने डाला है और उसके साथ एक अप्सरासी औरत भी थी। अप्सरासी औरत? क्यों बेकालिए, सुना तुमने? सुना सरदार, मगर आप तो बजरंगबली के भक्त, बाल ब्रह्मचारी, औरतों से मीलों दूर रहने वाले हैं। हाँ, मगर ये अप्सरा सी औरत कौन थी और हमारे नाम से एक किसान के यहाँ डाका किसने डाला, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मगर उसके बारे में तो वही किसान बता सकता है सरदार, जिसके यहाँ डाका पड़ा है। ठीक है, हम खुद उस किसान से मिलने जाएंगे और उससे हम अकेले खुद ही मिलकर आएंगे। उसी रात खटखट। पिताजी, जरा आप उठकर देखिए तो इतनी रात बीते कौन आया है? अच्छा, देखता हूँ। कौन है भाई? हम है राजा भानु प्रताप सिंह के दूत वीर बहादुर सिंह। सैनिक का भेष धारण किए वहां आए डाकू जालिम सिंह को पता न था कि वहां पिछवाड़े के रास्ते से रतन लाठी लिए उसके सिर पर आ पहुंचा है। कहो भाई, क्या चाहते हो? बुड्ढे, हमें पता चला है कि तुम्हारे यहाँ कोई डाका पड़ा है। हाँ भाई, पड़ा तो है डाका। डाकुओं के बारे में क्या जानता है तू? किसने डाला था डाका? कितने लोग थे? कैसे लगते थे? बोलचाल कैसी थी? बस बस, इतने सारे प्रश्न मत करो भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो सो रहा था, मैंने किसी डाकू को नहीं देखा। तभी मगर मैंने देखा है, ठक ठक ठक। सच बता, तू कौन है, वरना तेरा गला घोट कर मार डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं ही डाकू जालिम सिंह हूँ, मगर मैंने तुम्हारे यहाँ डाका नहीं डाला। हमें मालूम है डाका तुमने नहीं डाला, मगर हम चाहते हैं कि अब तुम कहीं और डाका नहीं डालो। रूपा, जरा रस्सी तो लाना। और फिर अगले ही दिन डाकू जालिम सिंह को रस्सियों से जकड़े रतन राज दरबार में पहुंचा। डाकू जालिम सिंह हाजिर है महाराज। क्या? रतन द्वारा डाकू जालिम सिंह को बंदी बनाकर लाने से राजा भानु प्रताप सिंह हक्का बक्का रह गया। उसने महामंत्री से सलाह की। अब क्या किया जाए महामंत्री? कोई और उपाय सोचना होगा महाराज। ठीक है, आज तो हम रतन को इनाम आदि देकर विदा करते हैं, आगे के लिए आप उपाय सोचिए। राजा भानु प्रताप ने रतन को बहुत कुछ इनाम देकर विदा किया और महामंत्री चतुरसेन को फिर से 3 दिन की मोहलत दे दी। ये क्या मालिक, आज फिर मैं आपको बेहद परेशान दिख रहा हूँ। बात ही ऐसी है हरिया। और महामंत्री ने हरिया को सारी बात बताई। मैं एक सलाह दूं मालिक? हाँ हाँ, अवश्य मालिक। इस रतन को हुक्म दीजिए कि वो स्वर्ग जाकर महाराज के स्वर्गीय पिताजी के हालचाल लेकर लौटे। अव्वल तो रत्न स्वर्ग जा ही नहीं सकता, और अगर जाएगा तो वहां से वापस नहीं आएगा। स्वर्ग जाने के लिए तो उसे मरना ही पड़ेगा ना। बात तो तुमने पते की कही है हरिया, पर महाराज को भी पसंद आ जाए तो कोई बात है। महामंत्री को अपने नौकर की मूर्खतापूर्ण सलाह पसंद आ गई और अपने स्वार्थ में अंधे राजा भानु प्रताप को भी यह सलाह पसंद आ गई। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं महामंत्री, बहुत बढ़िया उपाय
बहुत बढ़िया उपाय सुझाया है तुमने। और फिर राजा भानु प्रताप ने एक बार फिर रतन को राज दरबार में बुलाया और फिर उसे अपने साथ लेकर राजमहल के गुप्त मंत्रणा कक्ष में पहुंचे। रतन, तुम्हारे बारे में हमने सुना है कि तुम असंभव काम को भी संभव बना सकते हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मामूली इंसान हूँ। झूठ मत बोलो। तुमने डाकू जालिम सिंह को पकड़ने जैसा असंभव काम संभव कर दिखाया है। पर मगर महाराज, मगर अगर कुछ नहीं, तुम्हें हमारा एक बहुत ही गोपनीय कार्य करना है। और खबरदार, किसी से इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहना। आखिर महाराज मुझसे चाहते क्या हैं? फिर किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं मुझे? हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाकर हमारे स्वर्गीय पिताजी का हाल चाल मालूम करके आओ। स्वर्ग जाकर आपके पिताजी का हाल? हाँ, और इसके लिए हम तुम्हें 2 महीने का वक्त देते हैं। यदि तुम स्वर्ग जाकर हमारे पिताजी को देख कर नहीं आए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बेहद परेशान सा रतन अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा देखकर ही उसकी पत्नी रूपा समझ गई कि उसका पति फिर किसी मुश्किल में फंस गया है। क्या बात है जी, यूं मुंह क्यों लटकाए हुए हो? अब तो मेरा सिर धड़ से अलग होकर ही रहेगा रूपा। क्यों भला? ऐसा क्या अपराध कर दिया आपने? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, किंतु महाराज ने इस बार काम ही ऐसा सौंपा है। क्या काम सौंपा है, जरा मुझे भी तो बताइए। और जब रतन ने सारी बात बताई तो फिलहाल तो आपकी मुश्किल हल हो गई समझिए। मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। रूपा ने रतन को तरकीब बताई और फिर बोली, मगर मुझे लगता है कि महाराज आपको आगे भी परेशान करते रहेंगे। आप एक काम कीजिए, किसी तरह महाराज और उनके पिता का चित्र हासिल कीजिए। किंतु मैं भला महाराज और उसके पिता का चित्र कहाँ से हासिल कर सकता हूँ? ठीक है, ये चित्र भी महाराज ही देंगे। आप ऐसा कीजिए। रूपा ने फिर एक तरकीब रतन को बताई। फिर अगले दिन रतन राज दरबार में पहुंचा। राजा भानु प्रताप उसे गुप्त मंत्रणा कक्ष में ले गया। हाँ भाई रतन, कहो क्या कहना है? महाराज, मैं 4 दिन बाद शुभ मुहूर्त में स्वर्ग यात्रा पर निकल रहा हूँ, किंतु एक समस्या है। क्या? मैं आपके पिता को पहचानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनका एक चित्र चाहिए और एक चित्र आपका भी। मेरा चित्र? वो क्यों भला? ताकि आपका चित्र आपके पिताजी को दिखाकर उन्हें ये विश्वास दिला सकूं कि मुझे आपने भेजा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चित्र दिलवाता हूँ। राजा भानु प्रताप ने अपने पिता का चित्र रतन को दिलवा दिया। चित्र लेकर रतन अपने घर पहुंचा। चित्र उसने अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। राजा भानु प्रताप का चित्र देखकर रूपा उसके नीयत के बारे में सब कुछ समझ गई। वो उसे पहचान गई थी। फिर 6 दिन बाद रूपा द्वारा बनाई योजना के अनुसार रतन फिर से राज दरबार पहुंचा। महाराज की जय हो। आपके आशीर्वाद से मैं आपके पिताजी के दर्शन कर आया हूँ महाराज। क्या? जी हाँ महाराज, मगर खेद है कि मैं उनकी हालत बयान नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? मुझे डर है कि अपने पिता की हालत जानकर आप नाराज हो जाएंगे। यदि आप मुझे अभयदान का वचन दे तो मैं सच बात कहने की हिम्मत करूं। ठीक है, हमने दिया तुम्हें अभयदान। तुम बताओ हमारे पिताजी का क्या हाल है? उनका हाल बहुत बुरा है महाराज, और वे स्वर्ग में नहीं हैं। स्वर्ग में नहीं हैं तो कहाँ हैं मेरे पिताजी? नरक में, और वहाँ वे बुरी हालत में है। उनकी स्थिति नरक में गुलाम की सी है। नरक में उन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है। क्या बकते हो? मेरे पिता नरक में? भला ये कैसे हो सकता है? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ महाराज? आपके पिता खुद ही कह रहे थे कि उन्होंने अपने राज्यकाल में जैसा किया था वैसा ही भुगत रहे हैं। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके पिता से वादा करके आया हूँ कि आपको साथ लेकर उनके दर्शन के लिए आऊँगा। ओह, तो फिर मेरे पिता ये सुनकर क्या बोले? वो बोले, ठीक है, मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया होगा, किसी का दिल ना दुखाया होगा। क्या मतलब? ये सब क्यों कहा मेरे पिता ने? वो बता रहे थे कि महाराज की यदि किसी ने भूल से भी कभी कोई पाप किया या किसी का दिल दुखाया हो तो वो नरक में आने के बाद वहाँ से वापस नहीं लौट सकता। बाप रे, अगर इसकी बात सच है तो मैं नरक में जाकर वहीं फंस जाऊंगा। मगर इसे तो कोई बहाना बनाकर टालना होगा। मगर मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ रतन? मेरे पीछे राजकाज कौन देखेगा?
सारे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ महामंत्री को भेज देता हूँ, जैसा आप चाहें। किंतु एक बात और है, आपके पिताजी चूंकि नरक का गुलाम बने हुए हैं और उनके पास खाने के अन्न भी नहीं है तथा खर्च करने के लिए मुद्राएं भी नहीं है। अतः महामंत्री जी के साथ आप अपने पिताजी को आराम पहुंचाने के लिए जो कुछ भी देना चाहें दे दें। ठीक है, ठीक है, मैं महामंत्री जी को बुलाकर तुम्हारे साथ भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं महामंत्री जी को बुलाकर तुम्हारे साथ भेजता हूँ। और फिर राजा ने महामंत्री चतुर्सेन को रतन के साथ भेज दिया। साथ में उसने एक बैलगाड़ी, अनाज, ढेर सारे वस्त्र आभूषण तथा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी भेज दी। जंगल के निकट पहुंच रतन ने बैलगाड़ी चला रहे गाड़ीवान को वापस भेज दिया और घने जंगल में पहुंचकर एक स्थान पर, बस महामंत्री जी, यहाँ से हमें आगे पैदल जाना होगा। आप यहाँ जड़ी मुंह में रख आप ये जड़ी मुंह में रख लीजिए, क्योंकि आगे का रास्ता हमें जादू से तय करना होगा। जादू से? तो क्या तुम जादू भी जानते हो? जी हाँ, कहे तो आपको भेड़, बकरी या कुत्ता बना दूं? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और फिर महामंत्री ने रतन द्वारा दी गई जड़ी मुंह में रख ली। जड़ी के मुंह में रखते ही महामंत्री चतुर्सेन बेहोश हो गए। और फिर जब महामंत्री चतुर्सेन को होश आया तो उन्हें चारों ओर जो दृश्य दिखाई दिए, उन्हें देखकर महामंत्री के रोंगटे खड़े हो गए। उफ, मैं तो सचमुच नरक में आ गया हूँ। महामंत्री ने वहां नरक के बहुत से दृश्य देखे। देखा महामंत्री जी, कितनी बुरी जगह है नरक। हाँ, अब जरा उधर उस बूढ़े को देखिए। महामंत्री ने सिर घुमाकर जो दृश्य देखा तो हक्के बक्के रह गए। अरे वो तो महाराज भानु प्रताप के पिता उदय प्रताप हैं। तब रतन ने चिल्लाकर कहा, ये अमदूत, जरा ठहरो, रुको, मैं महाराज उदय प्रताप जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। बात कर सकते हो, मगर जितनी देर तुम बात करोगे ये गाड़ी कौन खींचेगा? मेरे पास है एक आदमी, ये रहा। महामंत्री जी, कुछ देर के लिए गाड़ी में आप जुट जाइए। मैं नहीं। सोच लीजिए, अगर महाराज को पता चल गया कि आपने उनके पिता को क्षण भर के लिए आराम भी नहीं करने दिया तो शायद वो बहुत नाराज हो। अच्छा, मैं जोतता हूँ गाड़ी, तुम महाराज उदय प्रताप से बात करो। और महामंत्री उस गाड़ी से जुट गए तो गाड़ी हाँकता यमदूत उन पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाने लगा। सड़क, हाय, मर गया। उधर रतन ने गाड़ी में जुटे उदय प्रताप को निकट बुलाकर उससे तेज तेज आवाज में बातें करनी शुरू की। महाराज, मुझे आपके सुपुत्र भानु प्रताप ने भेजा है। उसने आपके लिए बहुत सा सामान भी भेजा है जो मैंने नरक के महाराज के हवाले कर दिया है। ठीक किया तुमने। अगर नरक के महाराज पसीज गए तो मैं नरक का गुलाम हरगिज नहीं रहूंगा। और महाराज, आपके पुत्र ने जानना चाहा था कि आपको तो कोई कष्ट नहीं है। अपने पुत्र के लिए यदि कोई संदेश आप देना चाहें तो कह दे। कष्ट तो तुम देख ही रहे हो पुत्र। बल्लभगढ़ में मैं राजा हुआ करता था, यहाँ नरक में गुलाम बना हुआ हूँ। जो पाप मैंने किए हैं, जो पाप मैंने किए थे, इनका दंड भोग रहा हूँ। अभी तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा ये सब गलतियाँ ना करे जो मैंने की थी। अपनी प्रजा को जरा भी कष्ट ना दे, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करे, वरना उसे भी यही सब भोगना पड़ेगा। बल्लभगढ़ में राज करने के बावजूद उसे नरक का गुलाम बनना पड़ेगा। उधर महामंत्री की पीठ पर कोड़ों का प्रहार जारी था। हाय, मर गया, मेरी माँ, मुझे बचा ले। महामंत्री ज्यादा देर तक कोड़ों की मार ना सह सके और बेहोश हो गए। तब तक रतन ने उन्हें कंधे पर डाला और अब मैं जाता हूँ, मेरे जाते ही आप लोग भी ये बल्लभगढ़ राज्य छोड़ दीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो बेटे। और रतन के जाने के बाद, रूपा बेटी, अब तुम्हें भी यमदूत बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चारों ओर लटकी तुम्हारी ये चादरें उतारता हूँ, तुम अपना ये यमदूत का रूप त्याग दो। फिर राजा भानु प्रताप के पिता बने रतन के पिता गरीबदास एवं यमदूत बनी रतन की पत्नी रूपा ने अपना अपना वास्तविक रूप धारण किया और नरक के दृश्य को सजीव चित्रकारी से चित्रित चारों तरफ पेड़ों से लटकी चादरें उन्होंने वहां से उतारी और राजा भानु प्रताप द्वारा भेजी गई बैलगाड़ी में ही अपना सारा सामान समेटा एवं बैलगाड़ी एवं घोड़ों सहित बल्लभगढ़ की सीमा से बाहर निकल रामगढ़ की ओर बढ़ गए।
उधर महामंत्री चतुर्सेन को जब होश आया तो होश आ गया आपको? बड़ी मुश्किल से आपको बचा कर लाया हूँ। महाराज ने तो आपको मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। क्या मतलब? मैंने महाराज से कहा भी था कि सिर्फ वही व्यक्ति मेरे साथ नरक जा सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। यदि भोले से भी किसी ने पाप किया हो तो वो नरक जाकर वापस नहीं लौट सकेगा, और इसीलिए मैं महाराज को ही अपने साथ लाना चाहता था, मगर महाराज ने राजकाज की दुहाई देकर स्वयं चलना स्वीकार ना किया था। खैर, आपको यमदूत की पकड़ से बचाने के चक्कर में हमें अपने घोड़ों से भी हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं रतन, घोड़े तो मैं तुम्हें बहुत दे दूंगा, और तुम मुझे नरक में पड़े रहने से बचा कर लाए हो, इसका इनाम भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। फिर रतन महामंत्री चतुर्सेन के साथ राज दरबार में पहुंचा। कहो रतन, महामंत्री को मिलवा लाए मेरे पिता से? जी हाँ महाराज, और उन्होंने उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी भेजा है। संदेश? कैसा संदेश? यही कि यदि आपकी यही कि यदि आप उनकी तरह नरक का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो अपनी प्रजा के साथ मीठा बर्ताव करें, किसी को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचाए। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे यकीन नहीं कि तुम नरक में मेरे पिता से मिलकर आए हो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, महामंत्री जी की पीठ देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। पीठ देख लें? क्या मतलब? थोड़ी देर तक आपके पिता की पीठ पर पड़ने वाले कोड़े महामंत्री जी ने भी खाए हैं। रतन सही कह रहा है महाराज। जब महामंत्री चतुर्सेन ने भी रतन की बात का समर्थन किया तो राजा भानु प्रताप से कुछ कुछ कहते ना बना। महामंत्री ने राजा को अपनी पीठ पर पड़े कोड़े के निशान भी दिखाए तो राजा स्तब्ध रह गया। बाद में उसी रात महामंत्री चतुर्सेन से एक शानदार घोड़ा एवं ढेर सारे उपहार लेकर रतन रातों रात बल्लभगढ़ की सीमा पार कर रामगढ़ की ओर बढ़ गया। और उसके बाद रामगढ़ पहुंचने पर उसके ससुर घनश्याम ने अपनी बेटी और समधी के साथ दामाद का हार्दिक स्वागत किया। तुम्हारी बेटी बहुत गुणी है घनश्याम, बड़े ही सजीव चित्र बनाती है। मैंने तुम सबके लिए यहीं पर जमीन एवं मकान का प्रबंध कर दिया है बेटे। महामंत्री जी भी खूब बेवकूफ़ बने, किंतु रूपा कुछ कमाल उस जड़ी का भी था जिसके कारण महामंत्री जी की सोचने समझने की शक्ति और बुद्धि भी कुछ समय के लिए बेकार हो गई। आप भी गजब के कलाकार हैं पिताजी। मेरा बनाया राजा उदय प्रताप का मुखौटा पहनकर आपने भानु प्रताप का बाप बनकर बहुत बढ़िया काम किया। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।